डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और मुस्लिम इन्वेडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में आपने देखा कि दो प्रोमिनेंट मुस्लिम इन्वेडर्स, एक बिन कासिम और महमूद अफ गजनी, इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। तो ये थर्ड है, मतलब इन दो के बाद जो तीसरा मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया पे अटैक करता है, आज हम उसकी बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका नाम है महमूद मोहम्मद गोरी। तो आइए देखते हैं इसकी बायोग्राफी क्या है, इसने क्यों इंडिया पे अटैक किया, इसके इंडिया पे अटैक करने से इंडिया की हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोहम्मद गोरी कौन था। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम इन्वेडर है जो इंडिया पे अटैक करता है। तो इसके पहले जो दो मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया पे अटैक कर चुके हैं, उनका क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लेना। एक है मोहम्मद बिन कासिम और एक है महमूद ऑफ गजनी। तो ये तीसरा है। तो ये था कौन, हम थोड़ा पता लगा लें इसके बारे में। तो ये महमूद गोरी, मोहम्मद गोरी की पिक है। तो ही वॉज द रूलर ऑफ गुरीड किंगडम। देखो इसका नाम क्या है, मोहम्मद गोरी। तो इसने क्या किया था, इसने अपनी एक छोटी सी किंगडम बसाई थी अफगानिस्तान में। मतलब इसके फादर वगैरह किंग नहीं थे, इसने और इसके भाई ने, यानी ये और इसका एक भाई मिल के एक छोटी सी किंगडम बसाते हैं अफगानिस्तान में। तो इस किंगडम का नाम इसने अपने ही नाम पे रखा था। इसका नाम गोरी है तो किंगडम का नाम गोरीड हो गया। तो विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय हिम। तो ये था और इसका एक भाई भी था, विथ हिज ब्रदर। ये अपने भाई के साथ मिल के रूल करता था, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ही वॉज मोर एम्बिशियस देन महमूद गजनी। तो ठीक इसके पहले जो सेकेंड मुस्लिम इन्वेडर है, सबसे पहला कौन है? बिन कासिम। जो सेकेंड था महमूद गजनी, तो वो भी गजनी अफगानिस्तान से ही आया था। तो ये उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस था। ये बचपन से ही महमूद गजनी की कहानियाँ सुनता था कि कैसे महमूद गजनी इंडिया गया था, उसने इंडिया में अटैक किया था। लेकिन महमूद गजनी और बिन कासिम के बारे में क्या है, वो इंडिया आए, इंडिया को लूटा, लेकिन वो वापस अपने घर चले गए थे। बिन कासिम तो इराक चला गया था और मर गया था, गजनी भी अफगानिस्तान लौट गया था। मतलब इन दोनों ने अपना घर इंडिया को नहीं बनाया। अब मोहम्मद गोरी की बारी है, वो इंडिया पे अटैक करने के सपने देखता था, क्योंकि उसका सपना था कि मैं इंडिया की जो धन दौलत है, इतनी सारी किस्से कहानियां उसने सुन रखे थे, वो तो लूटूंगा ही, साथ ही साथ वो लैंड भी लूटना चाहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिन कासिम और महमूद गजनी, इन दोनों ने धन दौलत तो लूटी लेकिन कभी भी जमीन नहीं लूटी, क्योंकि उनका मकसद इंडिया में बसना था ही नहीं। लेकिन ये महमूद गोरी कुछ अलग ही सोच का था। वो चाहता था कि मैं धन दौलत तो लूटूंगा ही, साथ यहाँ की जमीन पे भी कब्जा करूंगा, यहीं पे मैं अपना राज करूंगा, वापस जाऊंगा ही नहीं। तो क्योंकि पंजाब जो है ये महमूद गजनी पहले ही जीत चुका था, तो पंजाब के एरिया से ये जो अफगान इन्वेडर्स हैं, ट्राइब्स हैं, इनको पूरा रास्ता वास्ता सब कुछ पता चल ही चुका था। तो एज पंजाब वॉज प्रीवियसली अंडर गजनीज कंट्रोल, इट बिकेम ईजियर फॉर हिम टू एंटर इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। तो क्योंकि इसके फोर फादर्स ने, इसके एंसेस्टर्स ने एक रास्ता पहले ही इंडिया तक खोज निकाला था, इंडिया में अटैक करते रहते थे वो। तो ये जो महमूद गोरी है, इसके लिए काफ़ी इजी था कि वो पंजाब तक पहुंच जाए अफगानिस्तान से, उसको सारे रास्ते का पता था। अब देखो, इसको, ये जो महमूद गोरी है, इसको ही क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो बिन कासिम और महमूद गजनी थे, ये तो आए, इन्होंने लूटा और वापस चले गए, ठीक है। और वो दोनों जो पहले इससे आ चुके थे, दे कुड नॉट क्रिएट अ ट्रू एम्पायर। भारत में कोई बड़ी एम्पायर या किंगडम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो वापस लौट गए तो फिर यहाँ पे तो कोई रूल कर नहीं रहा था दोनों में से। लेकिन ये मोहम्मद गोरी कुछ अलग ही सोच का है, ये यहाँ पे ही रूल करना चाहता है। एंड दैट्स वाई इसके एफर्ट से इंडिया में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश होता है। एंड दैट्स वाई ही इज नोन एज द ट्रू फाउंडर ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इट वॉज मोहम्मद गोरी, जैसा कि मैंने आपको बोला, इन स्टैब्लिशिंग अ सिक्योर एंड पावरफुल मुस्लिम किंगडम। तो दैट्स वाई इज कंसिडर्ड एज द ट्रू फाउंडर, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए, बाकी तो लूट के वापस चले जाते थे। दैट्स वाई इज नोन एज द ट्रू फाउंडर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रांग वाज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की आर्मी कितनी थी, तो उसकी टोटल कितनी आर्मी थी, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहीं मेंशन्ड है नहीं, कोई हिस्टोरिकल सोर्स है नहीं जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोर्सेस बता सके कि मोहम्मद गोरी के पास कितनी फोर्सेस है, वो कितना स्ट्रांग था।
हाँ, बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि उसने राजपूतों के खिलाफ लड़ी थी, वो हम आगे देखेंगे, वो वेल रिकॉर्डेड है। ये लड़ाई रिकॉर्ड की गई है हिस्ट्री में, और उस लड़ाई के अकॉर्डिंग इसके पास ये देखो, इसकी टोटल फोर्सेस राजपूतों के पास थी 3000 हाथी, 3 लाख कैवेलरी, और जबकि इसके पास 1.2 लाख फुली आर्मर्ड मैन। यानी कि ये जो राजपूत से जब लड़ता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तो उस वक्त का डेटा अवेलेबल है। यानी राजपूत 3 लाख की सेना लेके खड़े थे, जबकि इसके पास 1.2 लाख फुली आर्मर्ड मैन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये मोहम्मद गोरी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इंडिया पे कब्जा करने में सक्सेसफुल हो गया था, उसने कई अटेम्प्ट्स किए। तो उसमें से 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स जो है, जो घोरी ने इंडिया पे कब्जा करने के लिए किए थे, वो वेल रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में। तो इनमें से ज्यादातर बार वो जीता ही था। तो शुरू के कुछ एक आध बार छोड़ के वो मोहम्मद गोरी हार गया था, उसके बाद उसने जो जीतना शुरू किया तो वो जीतता ही रहा। तो हम पता लगाते हैं कि वो इंडिया में क्यों आया था पहली बार, और कहाँ से आया था, क्या किया उसने इंडिया में आके। तो जो सबसे पहली बार वो इंडिया में आया था, तो मुल्तान और सिंध पे कब्जा करने की नीयत से आया था। तो ये देखो, ये 2 पासेज हैं, माउंटेन पासेज, यानी माउंटेन के बीच से निकल जाने का रास्ता। क्योंकि माउंटेन है तो आप माउंटेन पे चढ़ के तो अपनी आर्मी लेके आओगे नहीं, तो ऐसे ही माउंटेन में बीच बीच में कहीं से रास्ते बने होते हैं, तो ये इसको पास बोलते हैं। तो अगर अफगानिस्तान से किसी को इंडिया आना होता था तो वो या तो खाइबर पास यूज करता था। अगर आप खाइबर पास यूज करते हो तो आप ये देखो पंजाब, कश्मीर, इस वाली रूट से आओगे। अगर आप गोमल पास यूज करोगे तो आप ये पाकिस्तान वाले रास्ते से होके राजस्थान, गुजरात, यानी 2 अलग अलग रूट्स पे आप निकल जाओगे। तो ये जो पहली बार इंडिया आया था तो ये गोमल पास से होके आया था, और ये पंजाब की तरफ ना बढ़ के सिंध की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि इस वाले पास से आ रहा था ये। तो इसने जो पहली अटेम्प्ट की थी इंडिया पे कब्जा करने की, वो मुल्तान और सिंध वाले रीजन में की थी। और ये कब कब हुई थी ये पहली कोशिश? 1175 में। तो ये देखो, ये गोमल पास से आ गया, तो सबसे पहले इसने मुल्तान पे कब्जा कर लिया था। तो व्हेन ही डिफीटेड दी करमाथियन मुस्लिम्स ऑफ द मुल्तान एंड कैप्चर्ड द फोर्ट, तो ये पहले गोमल पास से निकलता है सीधा मुल्तान पहुंचता है। तो उस वक्त मुल्तान में ये जो देखो, आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लो कहानियां सुनोगे तो जल्दी आपको हिस्ट्री अच्छे से याद हो जाती है। तो करमाथियम ट्राइब्स, एक ट्राइब हुआ करती थी, मुस्लिम ट्राइब, वो यहाँ पे रूल करती थी। तो इसने सबसे पहले उनको हराया, और वो जो सिटी पे रूल करते थे, मुल्तान वाली सिटी पे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर मुल्तान से वो आगे बढ़ गया और ये उच्च नाम की सिटी पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, अपर सिंध। अब ये देखो, ये जो पूरा रीजन है ये सिंध कहलाता है। तो ये अपर सिंध है, और ये जो नीचे का हिस्सा ये लोअर सिंध है। तो ये अपर सिंध ही कहलाएगा। तो पहले मुल्तान पे कब्जा करता है, और थोड़े दिनों के बाद उच्च, वहां से मुल्तान से और आगे बढ़ जाता है, और उच्च नाम की सिटी जो कि अपर सिंध में लोकेटेड थी, उस पे कब्जा करता है, और एक फोर्ट यानी अपना किला बनाता है वो। ठीक, तो ही ऑल्सो कंकर्ड लोअर सिंध लेटर। तो थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि ये जो लोअर सिंध है थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और लोअर सिंध पे भी कब्जा कर लेता है ये। अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनिशियल डेज में जो बैटल हुई थी वो थी बैटल ऑफ कयादरा। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी, बैटल ऑफ कयादरा। तो कयादरा गुजरात में एक जगह है, और ये बैटल हुई थी 1178 एडी में। तो यानी मोहम्मद गोरी को इंडिया आए हुए अभी 2-3 साल ही हुए थे। उसने मुल्तान पे कब्जा कर रखा था, उच्च पे कब्जा कर रखा था। तो इन 1178 एडी गोरी स्टार्टेड फ्रॉम उच्च, क्योंकि वो ऑलरेडी उच्च पे कब्जा कर रखा था, और डेजर्ट को क्रॉस करते हुए, यानी कि राजस्थान वगैरह से होते हुए, वो उस वक्त के गुजरात, क्योंकि ये कहानी आज की तो है नहीं, बहुत पुरानी है तो उस वक्त गुजरात कुछ और हुआ करता था, मतलब आज के गुजरात से भी बड़ा हुआ करता था। तो उसकी कैपिटल उस वक्त की अनहिलवाड़ा नाम की जगह थी, जो आज के मॉडर्न डे पाटन डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का जो आज का पाटन डिस्ट्रिक्ट है, वो पुराने जमाने में अनहिलवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो अब ये उच्च से आगे बढ़ता है कि अब ये जो सामने गुजरात नजर आ रहा है मुझे, मैं उस पर भी कब्जा करूंगा। तो यही सोच के मोहम्मद गोरी गुजरात पहुंच गया। तो उस वक्त गुजरात का जो राजा था वो था राजा भीमदेव टू। तो ये एक्चुअली जो है ये नाम का ही राजा था, क्योंकि ये एक छोटा बच्चा था। और ये जो आप देख रहे हो ये फीमेल, ये इसकी मदर है, ये राजा भीमदेव की मदर है। इनका नाम था नाइकी देवी। यानी छोटा सा बच्चा तो बस नाम के लिए गद्दी पे बैठा था, जो पूरा रूल, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रही थी वो उसकी मदर नाइकी देवी चला रही थी। तो ये नाइकी देवी और ये छोटा बच्चा राजा भीमदेव,
ये दोनों एक्चुअली सोलंकी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। सोलंकी डायनेस्टी जो कि एक चालुक्या, क्योंकि चालुक्यास की वीडियो आप देखोगे तो चालुक्यास जो रूल करते थे गुजरात, राजस्थान, उस वाले थोड़े से कर्नाटका वाले पार्ट पे, तो उसी डायनेस्टी का हिस्सा थे ये भी, राजा भीमदेव राय और इसकी माँ। तो अब इन दोनों से लड़ने पहुंच गया है मोहम्मद घोरी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो क्योंकि राजा भीमदेव राय, भीमदेव टू जो है वो एक छोटा बच्चा था, तो पूरे किंगडम की देखभाल तो उसकी मदर ही करती थी। तो अगर मोहम्मद गोरी से लड़ाई होगी तो मदर ही लड़ेगी ना, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो लड़ने जाएगा नहीं। तो एक्चुअल जो लड़ाई हुई थी वो इन दोनों के बीच में ही हुई थी। यह है नाइकी देवी, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नाइकी देवी कहाँ की क्वीन थी? तो ये अनहिलवारा, गुजरात की क्वीन थी। तो इस नाइकी देवी ने बुरी तरीके से हरा दिया मोहम्मद गोरी को। आपको सुन के यकीन हो ना हो, लेकिन दिस इज हिस्ट्री, दिस इज इंडियाज हिस्ट्री। तो ये जो फीमेल वॉरियर क्वीन आप देख रहे हैं, इसने मोहम्मद गोरी को बहुत बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करके हरा दिया, और ये भागने पे मजबूर हो गया था, वापस भागा था, ये थार डेजर्ट से भाग गया था। ठीक है, तो ये लड़ाई हुई थी कयाद्रा नाम की जगह पे, इसलिए इसको बैटल ऑफ कयाद्रा भी बोलते हैं। लड़ाई कब हुई थी? तो 1178 में। तो ये जो कयाद्रा नाम की जगह है ये माउंट आबू के आसपास है। ठीक है ना। तो ये बुरी तरीके से हार के भाग गया मोहम्मद गोरी, और फिर कभी इतनी बुरी तरीके से हारा था, वो इतना ह्यूमिलिएट हो गया था कि फिर कभी लौट के वो गुजरात नहीं आया। लेकिन देखो अभी जो है 1178 में मोहम्मद गोरी हार के भाग गया, ठीक 20 साल के बाद, 20 साल के बाद इसका एक स्लेव जनरल हुआ करता था। मोहम्मद गोरी जो है ना, बहुत सारे स्लेव्स खरीदता था, छोटे बच्चों को एज अ स्लेव खरीदता था, फिर उनको बड़ा करके मिलिट्री जनरल बनाता था। तो ऐसा ही एक मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक्चुअली एक स्लेव था जिसे इसने खरीदा था। तो 20 साल के बाद अपने मालिक की हार का बदला लेने के लिए उसने फिर से अनहिलवाड़ा पे अटैक किया था, फिर से कयाद्रा पे अटैक किया था, और तब ये लोग जीत गए थे। यानी पहली बार तो मोहम्मद गोरी हार गया, लेकिन 20 साल के बाद उसके स्लेव ने इस हार का बदला ले लिया था, यानी अनहिलवाड़ा को जीत लिया था, पहली बार में ना सही दूसरी बार में। और जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वहां रुका नहीं था, बल्कि वो वापस लौट गया था। तो सही मायने में गुजरात इंडिपेंडेंट ही रह गया था। लेकिन अल्टीमेटली 1297 में आप देखना कि कौन आता है, इसको पूरी तरीके से गुजरात को कैप्चर करके दिल्ली से रूल होने वाले सल्तनत में मिला लेता है। यानी गुजरात सल्तनत नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं, उसको वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लेगा। ऐसा नहीं है कि हार के फिर वहां से चला जाएगा या उनको हरा के बोलेगा कि आप रूल करो, मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली, ऐसा नहीं। यानी 1297 में आप देखना एक बहुत ही फेमस आदमी आएगा, उस पर मूवी भी बनी है, अगर आप गेस कर सकते हो तो करो। इन केस यू हैव गेस्ड इट, इज अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा और अटैक करेगा गुजरात पे, और पूरा का पूरा उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। टिल देन गुजरात बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही रहा। तो नाउ सी द कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड लाहौर। तो यहां से तो बुरी तरीके से हार गया, इस रीजन से नाइकी देवी ने हरा दिया, फिर ये वापस लौट गया। अब ये दूसरे रूट से आना स्टार्ट होता है, दूसरे रूट से, देखो इतना डर गया था ये, तो दूसरे रूट से यानी खाइबर पास वाले रूट से आता है। तो वहां से जो जैसे ही बाहर निकलेगा तो पंजाब वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई जो दूसरा रूट ये लेता है, उससे इसने पंजाब और लाहौर को जीता था। तो लेट्स सी। तो मोहम्मद गोरी की जल्द ही समझ में आ गया कि अगर इंडिया में कोई जगह है कैप्चर करने लायक तो वो पंजाब है, बाकी सारे जगह मीनिंगलेस है। सो ही सून रियलाइज्ड दैट द मेन प्लेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट सिंध एंड मुल्तान बट पंजाब, यानी पंजाब ही है कब्जा करने लायक। ठीक है, तो अब ये इधर से निकल के आता है, तो यहाँ पे जैसे ही ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे कहीं पे पेशावर सिटी पड़ती है। तो इन 1179 AD ही कैप्चर्ड पेशावर। तो जैसे ही खाइबर पास से बाहर निकलता है तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट सिटी उसको दिखती है वो है पेशावर, तो उसको वो कैप्चर कर लेता है। तो 2 साल के बाद इन 1181 AD ही अटैक्ड खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक जो पेशावर का किंग हुआ करता था, 2 साल के बाद उस पर वो अटैक करता है। हरा तो उसने पहले ही दिया था, लेकिन खुसरो मलिक तभी भी जिंदा ही था, वो वापस कोशिशें कर रहा था कि मैं कैसे पेशावर को फिर से जीत लूं। तो काफ़ी कोशिशें करता था। तो इसने क्या किया, 2 साल के बाद खुसरो मलिक पे अटैक किया।
लेकिन खुसरो मलिक ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद गोरी को कंपनसेशन दिया कि तुम मुझे मारो मत, ठीक है, मेरी किंगडम रख लो, ये गिफ्ट्स रख लो, धन दौलत रख लो, और साथ ही साथ अपना बेटा भी एज अ होस्टेज, कि ये जो मेरा बेटा है ये भी आप अपनी आर्मी में ले जाओ, ताकि एक बात की गारंटी हो जाए कि मैं कभी आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा बेटा आपके पास है तो मैं आपको बिट्रे नहीं करूंगा। तो खुसरो मलिक ने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। इन 1185 एडी गोरी इन्वेडेड पंजाब एंड दिस टाइम ही लूटेड द कंट्री साइड एंड द फोर्ट ऑफ सियालकोट। तो पेशावर से थोड़ा और आगे बढ़ता है, अब ये बिल्कुल प्रॉपर पंजाब में एंटर कर गया 1185 एडी में, और पंजाब में एंटर करते ही सियालकोट पे कब्जा कर लेता है और सियालकोट पे अपना एक किला बसा देता है। खैर इतनी डिटेल आप याद मत रखो, जो मेन पॉइंट्स है वो आप खुद समझ जाओगे क्या याद रखना है क्या, ये डेट्स वगैरह तो बिल्कुल भी याद मत रखो। तो खुसरो मलिक काफ़ी परेशान हो गया कि ये तो बिल्कुल मेरे पूरे ही किंगडम पे कब्जा करता जा रहा है, बिल्कुल पावरफुल होता चला जा रहा है। तो खुसरो मलिक ने वहाँ पे एक ट्राइब्स हुआ करते थे इस रीजन में, पेशावर वाले रीजन में खोकर ट्राइब्स, ये भी मुस्लिम ट्राइब्स ही थे। तो खोकर ट्राइब्स से मदद मांगी कि हम लोग मिल के मोहम्मद गोरी का मुकाबला करते हैं और सियालकोट जिसको इसने कैप्चर कर लिया है 1185 में, इसको वापस लेते हैं, सियालकोट को इससे खींच लेते हैं वापस, ठीक है। तो इन 1186 मोहम्मद गोरी अगेन अटैक, ये फिर से अटैक करता है और इस वक्त ये लाहौर पे कब्जा कर लेता है, यानी ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप देख रहे हो ना। तो ये आगे बढ़ता बढ़ता अल्टीमेटली लाहौर पे कब्जा कर लेता है। अब वो और आगे बढ़ता है और अब उसका सामना राजपूतों से होने वाला है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाहौर तक तो आ ही चुका है, तो यहाँ पे तो सब मुस्लिम्स रूल कर रहे हैं। अब ये जरा सा भी आगे बढ़ेगा तो प्रॉपर हिंदूज की टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही जो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो बैटल ऑफ तराइन की लड़ाई हो जाती है इसकी राजपूतों से। तो पता करते हैं कि बैटल ऑफ तराइन एक्चुअली क्या है। तो ये जो तराइन आप सुन रहे हो ना, ये आज के मॉडर्न हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है तरोरी, तराइन का नाम बदल के आज तरोरी पड़ गया है। ठीक है, तो ये तो आप देख ही रहे हो कि खाइबर पास से निकल के वो आगे बढ़ता चला आ रहा था, बिल्कुल वो मतलब इंडिया के प्रॉपर इंडिया में घुसता चला आ रहा था। तो आगे बढ़ते बढ़ते वो सरहिंद के फोर्ट पे पहुंच जाता है। सरहिंद जो है एक जगह है भटिंडा के पास, भटिंडा जो है वो है पंजाब में, यानी आप देख रहे हो ना मुल्तान, लाहौर, इन सब से काफ़ी आगे निकल के अब ये प्रॉपर इंडिया के हिस्से वाले पंजाब में पहुंच गया। खैर उस वक्त तो सारे पंजाब इंडिया के ही थे, पाकिस्तान तो था नहीं। तो ये जो सरहिंद है ये पृथ्वीराज चौहान की बाउंड्री हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, वीर, बहुत ही साहसी, ये राजपूत रूलर थे। तो अब कोई इन्वेडर उनकी बाउंड्री पे आके खड़ा हो जाएगा तो राजा को तो चिंता होगी ही ना। तो पृथ्वीराज को चिंता हुई कि ये कौन है जो मेरी बाउंड्री पे, मतलब मेरी किंगडम की बाउंड्री पे आके खड़ा हो गया है, तो और वो मेरे फोर्ट को कब्जा करना चाहता है सरहिंद को। तो ये बात सुनते ही पृथ्वीराज अपने जमींदार वेसल प्रिंस, यानी उसके अंडर जो कई सारे प्रिंस रहते थे उसमें से एक प्रिंस गोविंद ताई को लेके पंजाब की तरफ बढ़ता है, क्यों इमीडिएटली रश करता है, क्योंकि खतरा बढ़ गया था मोहम्मद गोरी का कि मोहम्मद गोरी कब्जा कर लेगा। तो इसलिए ये खबर जैसे ही पृथ्वीराज को मिली तो पृथ्वीराज अपने जमींदार गोविंद ताई को लेके पंजाब की तरफ भागा आया कि मैं मोहम्मद गोरी से अब मेरे को लड़ाई लड़नी है। ये जो गोविंद ताई थे ये एक्चुअली पृथ्वीराज के चचेरे भाई थे, वॉज पृथ्वीराज कजन एंड ही वॉज वेरी ब्रेव। तो क्योंकि पृथ्वीराज अपने चचेरे भाई को लेके आया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गोरी से मुकाबला करने, तो इस गोविंद ताई की लड़ाई हो गई मोहम्मद गोरी से, आमना सामना हो गया। और उस आमना सामना में एक गोविंद ताई ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से इंजर कर दिया, घायल कर दिया, बिल्कुल मरने पे आ गया था गोरी। तो जब ये बात पृथ्वीराज को पता चली तो पृथ्वीराज ने कहा गोरी से कि जा मैं तेरे को माफ करता हूँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस तू यहाँ से निकल जा। तो दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चाहते तो उसी दिन मोहम्मद गोरी को मार देते, क्योंकि वो इतना घायल हो गया था, उसके चचेरे भाई गोविंद ताई ने उसको घायल कर दिया था। इन लोगों ने ऑलमोस्ट उसको कैप्चर भी कर लिया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि चलो कंपैशनेट होते हैं इंडियंस और किसी को किल नहीं करना चाहते, तो इसने कहा मोहम्मद गोरी को कि मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ
बस तुम यहाँ से भाग जाओ, कभी इंडिया मत आना। सो इट इज रिटन हियर दैट आफ्टर द बैटल इंस्टेड ऑफ निपिंग द बर्ड, मतलब वहीं पे चाहता तो गोरी के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको मौका दिया बच के वहां से चले जाने का। सो दिस प्रूव टू बी अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। अब एंट्री होती है एक जयचंद नाम के कैरेक्टर की। अगर आपने सुना होगा कि जयचंद का नाम काफी बदनाम है। अगर किसी को आपको ये बताना होता है कि कौन कितना बड़ा गद्दार है, तो आप कहते हो कि ये देखो ये तो जयचंद है, मतलब गद्दार का सिनोनिम है तो जयचंद है इंडियन हिस्ट्री में। तो अब ये जयचंद कौन था, इसने किसके साथ गद्दारी की, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज चौहान जो है वो चौहान डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इनकी डायनेस्टी काफी बड़ी थी, कोई छोटी मोटी डायनेस्टी नहीं थी। तभी मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी इनसे, मोहम्मद गोरी से लड़ने पहुंच गए थे, काफी पावरफुल थे। तो ही हैड अ वास्ट किंगडम, और इनकी जो किंगडम थी वो दिल्ली से लाहौर तक एक्सटेंड करती थी, यानी देखो कितनी बड़ी थी। तो जयचंद जो है इनकी डायनेस्टी की नेबरिंग डायनेस्टी, यानी चौहान डायनेस्टी की नेबरिंग डायनेस्टी थी गहरवाल। ठीक है, तो गहरवाल डायनेस्टी का राजा था जयचंद। तो ये गहरवाल भी राजपूत ही थे, और इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज में बना रखी थी। तो देखो उस जमाने में अगर जो भी दो नेबर्स होते थे तो उनमें आपस में टेंशन तो होती ही थी। ठीक तो ये जयचंद जो था ये चौहान डायनेस्टी का नेबर था। तो इस जयचंद की जो डायनेस्टी थी वो भी काफी अच्छी खासी बड़ी थी, ये भी कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। तो आज अगर आप देखोगे तो इसकी जो किंगडम थी वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके वेस्टर्न बिहार, यानी काफी बड़े एरिया में ये रूल करता था। और इस जयचंद की बात कर रहा हूं मैं, तो इस जयचंद की ही किंगडम में ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज आती थी, वाराणसी, अयोध्या, पाटलिपुत्र। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीज, यानी ये राजा भी इंपॉर्टेंट था, छोटा मोटा राजा नहीं था जयचंद। ये तो बदनाम हो गया, इसलिए इसकी हिस्ट्री हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। नाउ पृथ्वीराज डायनेस्टी ऑफ चौहान, क्योंकि ये दोनों नेबरिंग डायनेस्टी थी तो इसमें थोड़ी बाउंड्री को लेके, जैसे आज इंडिया चाइना और इन सब में लड़ाइयाँ होती है ना नेबरिंग में, तो उस वक्त भी हुआ करती थी। तो पृथ्वीराज की जो चौहान डायनेस्टी है और जयचंद की जो गहरवाल डायनेस्टी है, इनके रिश्ते आपस में बहुत अच्छे नहीं थे, दे वर नॉट एट गुड टर्म्स। ठीक, और उसमें क्या हुआ, एक और इंसिडेंट होता है जिससे इन दोनों की दुश्मनी और बढ़ गई। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी कहानी पृथ्वीराज रासो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना पृथ्वीराज, तो प्रेजिंग पृथ्वीराज की कहानी पृथ्वीराज रासो में ये सारी कहानी लिखी हुई है जयचंद की और पृथ्वीराज की। तो ये जो पृथ्वीराज रासो नाम की बुक है, इसको पृथ्वीराज के ही पोएट चंद्र बरदाई ने लिखा था। ठीक है ना, पृथ्वीराज के ही पोएट थे ये चंद्र बरदाई, उन्होंने ये पोएट बुक लिखी है। उस बुक के जरिए हमको जयचंद की गद्दारी की कहानी पता चलती है। तो देखते हैं कि उस बुक में क्या लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, मतलब ये किसी और हिस्टोरियन का दावा नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वीराज रासो में मेंशन्ड है, इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको डिनाई भी करते हैं। खैर हमें तो हिस्टोरिकल फैक्ट से मतलब है, हमको तो एग्जाम देना है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियोस बना रखी है। तो एज द पोएम इज रिटन टू ग्लोरीफाई पृथ्वीराज, क्योंकि पोएम लिखी ही गई है पृथ्वीराज को ग्लोरीफाई करने के लिए, तो उसमें लिखी गई बातें खास करके जो एनिमीज के बारे में लिखी गई हैं उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप कोई बुक लिखते हो स्पेशल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो अपने एनिमी के बारे में हो सकता है कि आपको झूठी बातें भी लिख दो। तो बिल्कुल ही ब्लाइंडली हम रिलाई नहीं करते हैं पृथ्वीराज रासो पे। तो उसी पृथ्वीराज रासो में कहानी लिखी है कि इन दोनों की दुश्मनी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? तो पृथ्वीराज जो कि चौहान डायनेस्टी का राजा था, उसको प्यार हो जाता है जयचंद की बेटी संयुक्ता से। ये जयचंद की बेटी संयुक्ता, एक तो पहले ही इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे, अब इन दोनों में पृथ्वीराज को प्यार हो जाता है जयचंद की बेटी से। तो पृथ्वीराज क्या करते हैं, उनको पता है कि जयचंद कभी राजी नहीं होगा अपनी बेटी की शादी मेरे से कराने को, क्योंकि हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। तो पृथ्वीराज जयचंद के पैलेस में चोरी छुप के घुस जाता है, और संयुक्ता से पहले ही उसकी बातचीत हो गई थी कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। और जयचंद को पता लगे बिना पृथ्वीराज संयुक्ता को उसकी मर्जी से वहां से भगा के ले जाता है।
तो ये बात जयचंद को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बिल्कुल कसम खा लेता है कि मैं पृथ्वीराज को अब तो नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे बैक स्टैब किया, मेरी बेटी को भगा के ले गया है वो बिना मेरी मर्जी के। ठीक है, तो क्योंकि जयचंद को पता था कि गोरी जो है फिर से इंडिया पे अटैक करेगा, एक बैटल तो लड़ चुका था गोरी, बैटल ऑफ तराइन, और लड़के नतीजा क्या हुआ था, वो हार गया था, हार के भागा हुआ था। लेकिन वो भाग के चुप नहीं बैठा था, वो अफगानिस्तान में प्रिपरेशन कर रहा था, वो आर्मी जमा कर रहा था, अपनी आर्मी को और बड़ा बना रहा था। तो ये बात जयचंद को पता चल गई कि गोरी जो है फिर से इंडिया पे अटैक करेगा। इंडिया पे अटैक करेगा मतलब फिर से पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेने आएगा। तो उसने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी पृथ्वीराज का जो दुश्मन है गोरी, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन है वो, तो अब मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो जयचंद ने क्या किया, वो मोहम्मद गोरी के पास पहुंच गया और बिना मांगे उसको हेल्प ऑफर कर दी। मोहम्मद गोरी ने उसको कोई मैसेज नहीं भिजवाया था कि आके मेरे को हेल्प करो, ये खुद ही पहुंच जाता है मोहम्मद गोरी के पास और कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और वो सारे वॉर प्लान्स बता देता है चौहान डायनेस्टी के, क्योंकि वो नेबरिंग किंगडम का राजा था, तो इसको भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सीक्रेट्स पता थी चौहान डायनेस्टी वालों की। तो ये सारे सीक्रेट्स ये मोहम्मद गोरी को बता देता है कि इस बार, पिछली बार तो आप हार गए थे, इस बार आपको मैं सारी सीक्रेट्स बता देता हूँ, शायद आप इस बार, मोहम्मद गोरी को कहता है कि शायद आप पृथ्वीराज को डेफिनेटली हरा दोगे। तो होता भी ऐसा ही है, क्योंकि मोहम्मद गोरी को काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता चल चुके होते हैं। तो इस बार वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और पृथ्वीराज को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। यानी पहली बार तो वो मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन दूसरी बार क्योंकि जयचंद ने उसको सीक्रेट्स बता दिए, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तराइन में पृथ्वीराज को वो हराने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का क्या आउटकम हुआ, क्या नतीजा हुआ। तो एक साल पहले वो हार के भाग गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तराइन में, बार बार पानीपत मेरे मुंह से निकल जा रहा है। बैटल ऑफ पानीपत वो हम आगे देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का। तो 1192 में, यानी एक साल प्रिपरेशन करने के बाद मोहम्मद गोरी फिर से इंडिया पे अटैक कर देता है। और इस वक्त इसके पास 1.2 लाख सोल्जर्स होते हैं, क्योंकि एक काफ़ी अफगानिस्तान में प्रिपेयर करके आता है, अपनी आर्मी को काफ़ी बड़ा बना लिया था इसने। और जब ये अफगानिस्तान में था तो इसने मैसेजेस भिजवाए थे छोटे छोटे ट्राइब्स को कि तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ मिल के इंडिया चलो, मैं तुम्हें एक नई किंगडम स्टैब्लिश करके दूंगा, इस्लामिक किंगडम। तो इसने छोटे छोटे ट्राइब्स को भी अपने साथ मिला रखा था। ठीक है, तो अब एक साल की प्रिपरेशन के बाद ये फिर से तराई पहुंच गया था लड़ने के लिए। और अब जो लड़ाई होती है उसको हम सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, क्योंकि एक लड़ाई तो ऑलरेडी एक साल पहले हो गई थी, वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है, और ये है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जयचंद ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसने गद्दारी कर दी थी। तो जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज ने इसको मैसेज भी भिजवाए थे कि एक फॉरेन मुस्लिम इन्वेडर अंदर अटैक कर रहा है इंडिया में, तो ये वक्त हमारे आपस में लड़ने का नहीं है, हम एक हो जाते हैं। लेकिन जयचंद ने इसकी बिल्कुल बात नहीं मानी, उल्टा जाके वो गोरी से मिल गया था, गोरी से एक अलायंस फॉर्म कर लिया था उसने। ठीक है, और सारे जो चौहान डायनेस्टी वालों के वार प्लान्स हैं, लड़ने के सीक्रेट्स वगैरह, वो सब बता दिया था उसने मोहम्मद गोरी को। तो जिसका नतीजा क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से हरा दिया। पहली बार तो वो खुद हार गया था, लेकिन दूसरी बार वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर करके मार देता है। यानी वो पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करता है कि वो अपने एनिमी को माफ कर दे, उसे जिंदा छोड़ दे। ठीक है ना, ही वॉज अ बारबेरिक इन्वेडर। तो वो पृथ्वीराज चौहान ने एक साल पहले उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन देखो एक साल के बाद ये कितना एहसान फरामोश है कि जब ये कैप्चर करता है पृथ्वीराज को तो ये मार ही देता है, वो उसको जिंदा छोड़ता ही नहीं पृथ्वीराज को। तो क्योंकि पृथ्वीराज का कंट्रोल था दिल्ली और अजमेर पे और पृथ्वीराज को मार दिया मोहम्मद गोरी ने, तो अब तो दिल्ली और अजमेर जो हैं, ये दो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस इंडिया की, ये तो मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो अब क्या है, एक बड़ा कांटा पृथ्वीराज चौहान गोरी के रास्ते से निकल चुका है, लेकिन जयचंद जो है वो अभी भी जिंदा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयचंद की भी किंगडम काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, तो क्या मोहम्मद गोरी उसको छोड़ थोड़ी ना देगा, वो तो इंडिया पे कैप्चर करने आया हुआ था।
वो तो कोई जयचंद से रिश्तेदारी निभाने आया नहीं था, उसको तो इंडिया की सारी जमीन कैप्चर करनी थी। तो अब जो है जयचंद के पास जो जमीन बची है वो भी तो छीन लेगा ना। तो इसलिए अब वो जयचंद पे भी अटैक कर देता है। मतलब जयचंद ने उसकी भले ही हेल्प की थी, लेकिन इन सबसे गोरी को कोई लेना देना नहीं है, उसको जमीन चाहिए इंडिया की। तो 1194 एडी में, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के 2 साल बाद, 2 years लेटर, वो जयचंद पे भी अटैक कर देता है उसके किंगडम को हथियाने के लिए। और ये जो लड़ाई है, ये इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चांदवाड़। तो ये लगभग 2 साल के बाद हुई थी, आइदर इन 1193 और 1194, बट दी पॉपुलर परसेप्शन इज इट वाज फॉट इन 1194 एडी। तो किन दो फोर्सेस के बीच हुई? एक मोहम्मद गोरी और एक इस गद्दार जयचंद के बीच। तो जयचंद की कैपिटल थी कन्नौज। जयचंद की डायनेस्टी थी गहरवाल, जैसा कि हमने देखा गहरवाल डायनेस्टी का रूलर था ये, ठीक है। तो ये जो चांदवाड़ नाम की जगह है जहाँ पे गोरी लड़ेगा जयचंद से, तो ये फिरोजाबाद, आज का फिरोजाबाद, तो आज के फिरोजाबाद हरियाणा आप कह लो, वहाँ पे यमुना नदी के किनारे, यानी आगरा से काफ़ी दूर नहीं है, आगरा फिरोजाबाद के बीच में पड़ता है चांदवाड़। तो यमुना नदी के किनारे ये दोनों लड़ते हैं, ठीक। तो लड़ाई में अचानक से जो है जयचंद बीमार पड़ गया था और मर गया था, मतलब बैटल फील्ड पे ही मारा गया था जयचंद। तो इससे क्या होता है, जब किंग मर जाता है तो सोल्जर्स बोलते हैं कि जब किंग ही नहीं रहा तो हम किसके लिए लड़ेंगे, मतलब कौन कमांड करेगा हमको। तो जयचंद अचानक से बैटल फील्ड में मर गया, जिसकी वजह से उसकी आर्मी में कन्फ्यूजन फैल जाता है। और मोहम्मद गोरी तो ऐसे भी स्ट्रांग था, कन्फ्यूजन फैले ना फैले मोहम्मद गोरी तो जीत ही जाता, और अब तो वो काफ़ी ईजिली जीत गया, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी डिफीटेड गढ़वाला आर्मी विथ ईज, ये जो गहरवाल आर्मी है, गहरवाल किंगडम, तो उसको काफ़ी ईजिली हरा दिया क्योंकि जयचंद तो मर ही चुका था, ठीक है। तो इस लड़ाई के बाद ये जो चांदवड़ की लड़ाई हुई, ये एक्चुअली इसको लीड जो कर रहा था ना, वो मोहम्मद गोरी नहीं कर रहा था। मोहम्मद गोरी अपने साथ एक स्लेव लेके आया था इंडिया, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुछ लड़ाइयाँ मोहम्मद गोरी लड़ता था, कुछ लड़ाइयों में कमांड करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता था, और वो रेस्ट करता था कि उसको पूरा भरोसा था कि ये लोग तो जीत ही लेंगे, तो मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं। तो ये जो चांदवड़ की लड़ाई जीती थी, ये एक्चुअली सही मायने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीती थी, मोहम्मद गोरी ने उसके हिस्से कमांड दे रखी थी, ठीक है। तो ये लड़ाई जीतने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था तो एक स्लेव, एक मामूली जनरल, लेकिन उसको वाइस रॉय की हैसियत दे देता है मोहम्मद गोरी। तो वाइस रॉय का मतलब समझ लो प्रधानमंत्री की तरह होता है, यानी उसने कहा कि इंडिया में जो लैंड्स हम जीत रहे हैं, जिसमें तुम भी मेरी मदद कर रहे हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम बन जाओ वाइस रॉय, ठीक। तो गढ़वाला आर्मी तो बुरी तरीके से हार गई थी। गढ़वाला की कैपिटल्स क्या थी? कन्नौज। तो आर्मी को लगा, दे वर एक्सपेक्टिंग दैट गोरी इज गोइंग टू अटैक देयर कैपिटल नेक्स्ट, तो सब कन्नौज में प्रिपरेशन करके बैठे थे कि गोरी जो है कन्नौज आएगा, हम कन्नौज को डिफेंड करेंगे। तो जो बची खुची आर्मी थी वो कन्नौज में थी, लेकिन गोरी ने अपनी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी। उसको पता था कि कन्नौज में मुझे आर्मी से लड़ना पड़ेगा, तो आर्मी से लड़ने के बजाय वो सीधा उन सिटीज़ में पहुंच गया जिनको बचाने वाला कोई था ही नहीं। डिफेंसलेस सिटी ऑफ वाराणसी, यानी वाराणसी जिसको जहाँ पे आर्मी थी ही नहीं, और वो एक बहुत ही फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर भी था। तो ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे, इनके दिमाग में ये बात भी होती थी कि हमें हिंदूज की जो मंदिर वगैरह है उनको तोड़ना है, ताकि यहाँ पे इस्लाम इजीली फैल सके, हिंदूज को नीचा दिखाने के लिए। तो ये वाराणसी पहुंच जाता है और वाराणसी को कैप्चर करके तहस नहस कर देता है, ठीक है। तो ये सब कर रहा था मोहम्मद गोरी, लेकिन उसके साथ उसके कुछ स्लेव जनरल्स भी थे। तो उन स्लेव जनरल्स ने भी मोहम्मद गोरी के नाम पे बहुत लूट खसोट मचाई, काफ़ी बैटल्स जीते, तो वो भी हम देख लें। ना इसी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसरॉय की हैसियत दे दी थी मोहम्मद गोरी ने। तो गोरी क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को स्लेव, जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको स्लेव की तरह खरीदता था और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देता था, क्योंकि मोहम्मद गोरी के खुद कोई बेटा नहीं था, तो वो स्लेव्स को ही अपना बेटा मानता था और उनको अपनी आर्मी में जनरल बना देता था। तो यही कहानी थी मोहम्मद गोरी की। तो उसका जो इंडिया में उसके साथ आ रखा था स्लेव जनरल, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया के कई पार्ट्स जीते बिना मोहम्मद गोरी की मदद के। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक कर दिया भीमदेव पे। भीमदेव जो है वो गुजरात का राजा था। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि नाइकी देवी, इसकी जो माँ थी नाइकी देवी, इसने 20 साल पहले यानी 1178 एडी में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था कयादरा में। तो उसी का बदला लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो 20 साल के बाद फिर से अटैक करता है भीमदेव पे और हरा देता है। ठीक है, और भीमदेव हार जाता है और ये जो है गुजरात पे कब्जा कर लेता है, लेकिन वहाँ पे रहता नहीं है, ना ही वो कोई किंगडम स्टैब्लिश करता है, बस नाम का कब्जा करता है और लूट के वापस दिल्ली आ जाता है। तो जब ये लौट रहा होता है तो बुंदेलखंड के रास्ते से लौट रहा होता है। कौन? अब ये जो कहानी हम सुन रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सुन रहे हैं, यानी ये भी जो जीतेगा वो तो गोरी की ही विक्ट्री कहलाएगी ना, ये तो गोरी का ही नौकर है। तो ये अब जो हरकतें कर रहा है वो गोरी के इंस्ट्रक्शन पे ही कर रहा है। तो मोहम्मद गोरी के कहने पे ही ये गुजरात पे अटैक करता है। और जब ये गुजरात से वापस दिल्ली लौट रहा था तो इसको रास्ते में बुंदेलखंड दिखा, तो उसने बुंदेलखंड के राजपूत चंदेल राजपूत को भी हरा के बुंदेलखंड को भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने चंदेल राजपूत को भी हराया और बुंदेलखंड पे भी कब्जा कर लिया। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे मोहम्मद गोरी ने पहले कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, अब मोहम्मद गोरी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक उसके एम्पायर को बड़ा बनाते जा रहा है। तो उसी टाइम एक और स्लेव, यानी मैंने कहा ना ये कई स्लेव्स खरीदता था मोहम्मद गोरी, तो इसका एक और स्लेव था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो ये बहुत ही इनफेमस, बहुत ही बदनाम कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी बिहार की, और 3 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। तो मैंने बख्तियार खिलजी की एक नई अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना ली है, खास करके बीपीएससी और बंगाल के जितने भी कैंडिडेट एग्जाम्स देते हैं उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बंगाल बिहार का राजा था, तो वहाँ के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है बख्तियार खिलजी की, वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो जो दूसरा स्लेव था बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी का ही स्लेव था, वो बंगाल और बिहार वाले एरिया में निकल जाता है, वो थोड़ा उधर चला जाता है और बंगाल और बिहार को, बिहार में 1197 में और बंगाल में 1202 में कब्जा कर लेता है। और ये सब ये लोग मोहम्मद गोरी के ही नाम पे कर रहे थे, क्योंकि ये थे तो नौकर मोहम्मद गोरी के ही ना। तो ये सारी जो जमीन जीती जा रही है ये तो मोहम्मद गोरी के ही हिस्से आएगी। तो ये जो किंगडम बड़ा बनता जा रहा है तो मोहम्मद गोरी का ही किंगडम है ना। तो इस तरह बख्तियार खिलजी की हेल्प से बंगाल और बिहार भी गोरी के हो गए। उसने गोरी को कैप्चर करके ये सारी चीज़ें दे दी, और उसके बाद गोरी ने वही किया, उसने कहा कि तुमने ज़मीन जीती है तो तुम वाइसरॉय तुम ही बन जाओ, फिर मैं तो लौट के अफगानिस्तान जाऊंगा। तो थोड़े दिनों पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसरॉय बनाया था नॉर्थ इंडिया का, अब खिलजी को वो बंगाल और बिहार का वाइसरॉय बना देता है, और बनाना भी चाहिए क्योंकि जीत तो यही रहा है। नाउ रिवॉल्ट ऑफ खोखर्स। तो अभी तक आप देख रहे हो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मोहम्मद गोरी इतनी सारी लड़ाइयाँ जीत रहा है। अब इसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो खोखर, अगर आपको याद होगा तो खोखर के साथ मिलके खुसरो मलिक जो पेशावर का राजा था, उसने उस ट्राइब से मदद मांगी थी ना कि हम सियालकोट को वापस जीत लेंगे मोहम्मद गोरी से। तो ये वही खोखर ट्राइब है। तो उस वक्त से ही खोखर ट्राइब की दुश्मनी हो गई थी, किससे? मोहम्मद गोरी से। तो ये लोग कहाँ पे रहते थे? पेशावर के आसपास रहते थे, वेस्टर्न पंजाब, इस वाले रीजन में। तो मोहम्मद गोरी क्या है कि इंडिया से एक बार लौट के अफगानिस्तान जा रहा था, और झेलम नदी के किनारे उसने अपना कैंप बना रखा था, क्योंकि रात होती है तो राजा रुक जाते थे ना। तो झेलम नदी के किनारे उसने अपना कैंप बना रखा था, और ये इन्फॉर्मेशन इन खोखर ट्राइब्स वालों को पता चल गई। तो इनकी तो काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जो लाहौर का राजा था खुसरो मलिक, उसके साथ खोखर ने मिलकर एक बार गोरी को हराने की कोशिश की थी सियालकोट को जीतने के चक्कर में, लेकिन हरा नहीं पाए थे, यानी पुरानी दुश्मनी थी ट्राइब की। तो जैसे ये बात खोखर को पता चलती है कि मोहम्मद गोरी लौट रहा है अफगानिस्तान की तरफ, और देखो झेलम के किनारे रुका हुआ है, तो ये मोहम्मद गोरी पे अटैक करके उसको मार देते हैं। वो बिल्कुल उस वक्त नवाज वगैरह पड़ रहा था, ऐसा कहा जाता है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस था,
हथियार उठाने की पोजीशन में था, वो अपना प्रेयर कर रहा था, तभी पीछे से ये ट्राइब्स आते हैं और उसको मार देते हैं और झेलम नदी के किनारे इसकी डेथ हो जाती है। और वो कब होती है डेथ? जब वो अफगानिस्तान वापस लौट रहा होता है इंडिया से। तो इसकी डेथ हो जाती है 1206 में। यानी देखो 1192 से अगर सही मायने में देखो तो ये इंडिया के पंजाब में एंटर कर गया था और 1206 में यानी 14 साल तक इंडिया में तबाही मचाते रह गया मोहम्मद गोरी, और काफ़ी बड़ा एरिया भी इसने अपने नाम कर लिया। अल्टीमेटली इसकी असैसिनेशन हो गई, नेचुरल डेथ नहीं हुई, इसको भी किसी ने मार दिया चाकू से। तो खोखर ट्राइब ने मारा इसको 1206 में। नाउ लेट अस सी कि मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी काफ़ी सारे स्लेव्स को बड़ा करता था, अपना सक्सेसर बनाता था उनको कि मेरा कोई बेटा तो है नहीं, तो मेरे स्लेव्स ही मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे बाद वही मेरी पूरी एम्पायर को संभालेंगे। तो मोहम्मद गोरी के 4 प्रोमिनेंट स्लेव थे, जिसमें से 2 का नाम तो आप जान ही चुके हो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसके साथ बैटल ऑफ तराइन, चांदवाड़ इन सब लड़ाइयों में था, और एक बख्तियार खिलजी जो बंगाल और बिहार निकल गया था गोरी के नाम पे लूटपाट मचाने। जो 2 और प्रोमिनेंट स्लेव्स थे, यहाँ पे 4 लिख रखा है ना, तो 4 में से 2 की कहानी तो आपने देख ली थोड़ी बहुत, और हम डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और बख्तियार खिलजी के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी हम बाकी 2 स्लेव्स का नाम जान लें। जो बाकी 2 स्लेव्स थे वो थे ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुवाचा। और कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में तो आप जान ही चुके हो। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इंडियन लैंड्स का वाइसरॉय बना रखा था पहले ही, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी भरोसा करता था कुतुबुद्दीन ऐबक पे। तो अब देखो कि ये मर चुका है, तो मरने के बाद गोरी के एम्पायर का हुआ क्या, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोरी की एम्पायर उनके स्लेव्स के हाथ में चली गई। तो उसके 4 स्लेव्स थे जिसने गोरी के पूरे एम्पायर को बांट लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को तो गोरी ने जीते जी ही उसका हिस्सा दे दिया था, उसको इंडिया में जो टेरिटरीज ये दोनों मिल के जीत रहे थे उसका वाइसरॉय बना दिया था। यही बात बख्तियार खिलजी के साथ भी थी। तो बख्तियार खिलजी को भी ऑलरेडी बंगाल और बिहार का रीजन मिल चुका था, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में तो पता है, बाकी दोनों के साथ क्या वो भी हम देखते हैं। तो इट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्योंकि इंडिया का हिस्सा मिल गया, तो मोहम्मद गोरी के बाद तो वो तो इंडिया में ही सेटल हो गया अपने मालिक के बसाई किंगडम पे। तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये पहला मुस्लिम इन्वेडर है जो पूरी तरीके से इंडिया में बस गया, कभी लौट के गया ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद गोरी को बसने का मौका ही नहीं मिला, वो लौट रहा था और मारा गया। लेकिन इसका जो ये स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पूरी तरीके से इंडिया में सेटल हो गया था, एंड हेंस ही बिकम्स द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। ये पहला मुस्लिम रूलर है जिसने अपनी किंगडम और कैपिटल दोनों इंडिया में बनाई। क्योंकि मोहम्मद गोरी भले ही इंडिया में लूटता रहा, लेकिन इसकी कैपिटल तो अफगानिस्तान में गजनी और गौर थी ना। तो ये इंडियन तो नहीं माना जाएगा, इंडियन तो वो माना जाएगा जो अपनी कैपिटल इंडिया में बनाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पहला मुस्लिम रूलर जिसने अपनी कैपिटल इंडिया को बनाई। और इसने कैपिटल कहाँ बनाई, कब बनाई, ये सब हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, किसका स्लेव था? वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। इसलिए ये जो डायनेस्टी बनाता है, ये डायनेस्टी कैसे बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक? यही जो जमीन ये लूट रहे थे, कभी बैटल ऑफ तराइन में लड़ते थे, कभी चांदवाड़ में लड़ते थे, कभी गुजरात जाके ये ज़मीन छीन लेते थे। तो इन सारी ज़मीनों का मालिक अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो यही सारी ज़मीन का वाइसरॉय बना चुका था इसको गोरी अपने जीते जी। तो गोरी के मरने के बाद अब इसको कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। तो उन्हीं सारी टेरिटरीज को मिला के इसने अपनी एक किंगडम बनाई, एक डायनेस्टी स्टार्ट की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था गोरी का, तो इसलिए इसने जो डायनेस्टी बनाई उसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से रेफर करते हैं हिस्ट्री में, स्लेव। तो ये जो डायनेस्टी बनी, इसकी जो कैपिटल बनी वो दिल्ली को बनाई गई, इसलिए इस डायनेस्टी को हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। देखो इन्होंने जीता तो काफ़ी बड़ा लैंड, गुजरात भी जीत लिया, राजस्थान भी जीत लिया, मुल्तान भी जीत लिया, लेकिन कैपिटल तो दिल्ली को बनाया ना। तो क्योंकि दिल्ली
कैपिटल थी, तो इसलिए इस पूरी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो बनाएगा उसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो इसी दिल्ली सल्तनत को हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इनके जनरल्स जो गोरी के बाद आएंगे, ये चार, इन चारों की कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आगे दिल्ली सल्तनत नाम की भी एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है इंडियन हिस्ट्री में, जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत इन सरकमस्टांसेस में बनी, तो दिल्ली सल्तनत क्या है, बाहर से कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने ज़मीन लूटा, और इस बार घर लौटने की बजाय उनका एक आदमी यहीं पे राजा बन के रह गया। तो इस तरह तो पहली बार मुस्लिम्स ने इंडिया में रह के रूल करना स्टार्ट कर दिया, और इसी को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत इन सरकमस्टांसेस में बनी 1206 में, क्योंकि गोरी के मरने के बाद ही सब ने अपनी अपनी किंगडम बांट ली। कुतुबुद्दीन ने कहा कि मैं इंडिया में ही रहूँगा, मुझे जो मिला है मैं यहाँ पे ही रूल करूँगा, और इस तरह दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। तो ये सल्तनत आप देखोगे ना, आगे पढ़ोगे तो 300 सालों तक इस सल्तनत को कोई मतलब दिल्ली की गद्दी से हरा नहीं पाया। राजपूत बाकी सारे फोर्सेस इनको हिला ही नहीं पाए। तो 300 सालों तक ये जो दिल्ली सल्तनत बनी राज करती रह गई। इनको हटाया किसने, फिर बाहर से एक इन्वेडर आया था, ये भी मुस्लिम ही था, बाबर, लेकिन ये मंगोल था, क्योंकि ये गोरी वगैरह ये सब तो टर्क हैं, टर्किश हैं। तो इनको एक मंगोल इन्वेडर ने आके हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, अगर आप बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हैव ट्रस्ट इन अस। ओके।